नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कंपटीशन ओनली पर। तो आज की इस क्लास में हम बायोलॉजी के बारे में ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम रक्त से संबंधित कुछ बेसिक चीज़ें देख लेंगे, फिर हम रक्त के संगठन के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर रक्त बनता कैसी है, जिसमें हम प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ेंगे और फिर लास्ट में देखेंगे कि रक्त का थक्का बनता कैसी है। तो इस क्लास में हम रक्त का संगठन देखेंगे और नेक्स्ट क्लास में ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। तो हम पूरा टॉपिक लास्ट तक अच्छे से पढ़ेंगे और लास्ट में प्रीवियस क्वेश्चन करेंगे। विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए लास्ट में प्रीवियस क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। रक्त एक प्रकार का तैल संयोजी ऊतक होता है, कनेक्टिव टिश्यू, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है। तो आपको टिश्यू वाले चैप्टर में बताया था कि रक्त एक तैल संयोजी ऊतक होता है। रक्त की प्रकृति दुर्बल क्षारीय होती है एवं पीएच मान 7.4 होता है। सामान्य व्यक्ति के शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का 7% होती है। सामान्य व्यक्ति हुए उसके शरीर का भार का 7% भाग रक्त होता है। तो पुरुषों में 5 से 6 लीटर खून रक्त होता है और महिलाओं में 4 से 5 लीटर खून होता है, मतलब रक्त होता है। रक्त के अध्ययन को हेमेटोलॉजी कहा जाता है। रक्त के अध्ययन को हेमेटोलॉजी कहा जाता है। रक्त के निर्माण को हेमेटोपोइसिस कहते हैं। रक्त के निर्माण को क्या कहते हैं? हेमेटोपोइसिस। रक्त के निर्माण को हेमेटोपोइसिस, रुधिर के निर्माण को हीमेटोपोइसिस कहते हैं। और रक्त एक तैल संयोजी ऊतक है। रक्त हल्का क्षारीय होता है, जिसका पीएच मान क्या है? 7.4। आगे बढ़ते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि रक्त के अध्ययन को हेमेटोलॉजी कहते हैं और रक्त के निर्माण को हेमेटोपोइसिस कहते हैं। रक्त के निर्माण को हेमेटोपोइसिस कहते हैं और रक्त के अध्ययन को हेमेटोलॉजी कहते हैं। सामान्य व्यक्ति के शरीर की मात्रा का सिर्फ 7% क्या होता है? खून होता है, मनुष्य के भार का। तो रक्त का पीएच मान 7.4 है और रक्त हल्का क्षारीय होता है, दुर्बल क्षारीय, और रक्त एक प्रकार का तैल संयोजी ऊतक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो पीएच मान 7 पर उदासीन होता है, नेचुरल, और 7 से कम होगा तो वो एसिड होगा, अम्लीय होगा, और 7 से आगे बढ़ेगा जैसे ही तो एल्कलाइन मतलब क्षारीय होगा। तो पीएच स्केल की खोज किसने की थी? तो सोरेनसन ने की थी पीएच स्केल की खोज। तो आपको पीएच मान के बारे में थोड़ी जानकारी दी। और मनुष्य का पीएच मान कितना है? 7.4।
तो आगे बढ़ते हैं। रक्त, तो रक्त मनुष्य का पीएच मान कितना है? 7.4 और भार का 7% होता है। और रक्त के अध्ययन को हेमाटोलॉजी कहते हैं। और रक्त के निर्माण को हेमेटोपोइसिस कहते हैं। रुधिर के निर्माण को हेमेटोपोइसिस कहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। रक्त दाब, ब्लड प्रेशर को मापने वाले यंत्र को स्फाइग्नोमैनोमीटर कहते हैं। रक्त ब्लड ग्रुप मतलब ब्लड प्रेशर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? स्फाइग्नोमैनोमीटर। तो ये याद रखना। और एक सामान्य व्यक्ति का रक्त दाब 120 या से 80 mm होना चाहिए। एक वयस्क मानव में रक्त का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है, वेन मैरो, और भ्रूण अवस्था में इसका निर्माण यकृत में होता है। तो एक वयस्क मानव में रक्त का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। जैसे ये हड्डी है, अस्थि है, तो इसके बीच में रक्त का निर्माण होता है। और भ्रूण अवस्था में इसका निर्माण यकृत में, लीवर में होता है भ्रूण अवस्था में। तो आगे बढ़ते हैं। तो रक्त का संगठन समझते हैं। रक्त बनता कैसे है, पहले ये समझते हैं। तो रक्त बनेगा कैसे? तो प्लाज्मा और रक्त कणिका या रुधिराणु से मिलकर क्या बनेगा? रक्त बनेगा। तो 55% प्लाज्मा और 45% रुधिराणु या रक्त कणिकाएं मिलकर क्या बनाएंगी? रक्त बनाएंगी। तो इन दोनों से मिलकर क्या बनता है? रक्त। तो इसे अब समझते हैं। तो रक्त का संगठन क्या है? तो रक्त का संगठन प्लाज्मा और प्लाज्मा 55% और रुधिराणु रक्त कणिकाएं 45%। तो इन दोनों से मिलकर क्या बना? रक्त। तो अब प्लाज्मा को समझते हैं। तो प्लाज्मा में 90% जल होता है, प्रोटीन 7% होता है, लवण 0.9%, ग्लूकोज 0.1% और अन्न 2% होती है। तो रुधिराणु या ब्लड कॉर्पोस्केल्स, इसमें रुधिराणु रक्त कणिकाएं कैसे बनती हैं? तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स से बनती हैं। तो रेड ब्लड सेल और वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स से रुधिराणु ये 3 भागों में विभाजित हो गया। तो अब आगे समझते हैं, प्लाज्मा को समझते हैं। तो ये डायग्राम की सहायता से आप समझ सकते हैं। ये रेड ब्लड सेल है, ये रेड कलर की। और प्लेटलेट्स ये दिख रही है, ये प्लेटलेट्स है। और ये प्लाज्मा है ब्राउन कलर की। और श्वेत रुधिर कणिकाएं ये वाली हैं। और यहाँ पर ब्लड रुधिर कणिकाएं यहाँ से आती हैं। तो अब एक एक करके इनके बारे में बिल्कुल गहराई से समझते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। प्लाज्मा यह रक्त का तरल अवस्था में पाए जाने वाला भाग होता है। इसका 90% भाग जल होता है। बिलीरुबिन के कारण इसका रंग हल्का पीला होता है। तो यह रक्त का तरल अवस्था में पाए जाने वाला भाग होता है। इसका 90% भाग जल होता है। बिलीरुबिन के कारण इसका रंग हल्का पीला होता है। तो प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? पीला। किस कारण होता है? बिलीरुबिन के कारण। तो ये परीक्षा में कई बार पूछा गया है।
कि प्लाज्मा का रंग कैसा होता है, तो पीला, और किसके कारण होता है, तो बिलीरुबिन के कारण। तो प्लाज्मा में 90% क्या है, पानी, वाटर 90% है, और ग्लूकोज और प्लस खनिज लवण से क्या बनती है, ऊर्जा का निर्माण होता है। और इसमें प्रोटीन कितने प्रकार के हैं, तो थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिन और फाइब्रिनोजेन। तो फाइब्रिनोजेन 5 प्रकार के प्रोटीन हैं इसमें प्लाज्मा में। तो इनमें सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है, फाइब्रिनोजेन। तो इन्हें आगे समझते हैं। प्लाज्मा की कार्य समझ लेते हैं। तो प्लाज्मा की कार्य, प्लाज्मा शरीर में प्रोटीन एवं अन्य पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करता है। प्लाज्मा का कार्य क्या है, प्रोटीन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य कौन करता है, प्लाज्मा। प्लाज्मा शरीर में प्रोटीन एवं अन्य पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करता है। तो प्लाज्मा पूरे शरीर में खून में प्रोटीन का और अन्य पदार्थों का ट्रांसपोर्ट करता है। प्लाज्मा रक्त में पीएच मान को संतुलित करके रखता है। प्लाज्मा रक्त में पीएच मान को संतुलित करके रखता है। तो पीएच मान को कौन संतुलित करता है, प्लाज्मा। रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है, ग्लूकोज को बाकी अंगों तक पहुंचाता है। तो सीरम को समझते हैं, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। प्लाज्मा से रक्त का थक्का जमाने वाला कारक अर्थात फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन को हटाने पर प्राप्त होने वाली पदार्थ सीरम कहलाती है। तो प्लाज्मा से सिर्फ फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन हटा लिया तो फिर क्या बचेगा, उसमें सिर्फ सीरम बचेगा। जैसे ये प्लाज्मा हुआ मान के चलिए, तो प्लाज्मा से अपन ने फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन हटा लिया तो उसमें फिर क्या बचेगा, सिर्फ सीरम बचेगा। तो कई बार पूछा जाता है, तो हमको कहीं पर चोट लग जाए तो उस रक्त जमाने में कौन मदद करता है, तो फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन ये रक्त का थक्का जमा देने में थोड़ी सहायता करता है, और इन्हीं से रक्त का थक्का जमता है। तो प्लाज्मा से रक्त का थक्का जमाने वाला कारक कौन सा है, फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन को, और इस प्रोटीन को हटा दें तो इसमें क्या बचेगा, सिर्फ सीरम। तो आगे समझते हैं। रुधिराणु, ब्लड कॉर्पुलस समझते हैं। यह रक्त का 45% भाग होता है। इसे 3 भागों में बांटते हैं। लाल रक्त कण आरबीसी, श्वेत रक्त कण डब्ल्यूबीसी, रक्त बिंबाणु प्लेटलेट्स। ठीक, तो ब्लड कॉर्पुलस या रुधिराणु को 3 भागों में बांटा गया है। यह रक्त का 45% भाग है और इसे 3 भागों में बांटा गया है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। तो आरबीसी को समझते हैं, रेड ब्लड कॉर्पुलस को समझते हैं। तो आरबीसी का वैज्ञानिक नाम इरिथ्रोसाइट है। आरबीसी का वैज्ञानिक नाम इरिथ्रोसाइट है। आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या है, इरिथ्रोसाइट। इसका निर्माण कहाँ होता है, वैक्स अस्थि मज्जा में। तो अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है, बोन मैरो में इसका निर्माण होता है। रक्त का रेड ब्लड सेल का बोन मैरो में निर्माण होता है। भ्रूण अवस्था में लीवर में होता है इसका निर्माण, और इसका जीवन काल कितना है, 120 दिन का। और इसकी मृत्यु कहाँ पर होती है, आरबीसी की मृत्यु होती है प्लीहा में। तो प्लीहा कहाँ है, ये आपको गुलाबी रेड कलर का दिख रहा है।
तो इसकी मृत्यु हो जाती है यहाँ पर, ये थोड़ा ब्राउन ब्राउन कलर का दिख रहा है, इसमें इसकी मृत्यु हो जाती है यहाँ पर। ठीक, ये प्लीहा है, प्लीहा में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो प्लीहा में इसकी मृत्यु हो जाती है और इसका जीवन काल 120 दिन का है। भ्रूण अवस्था में इसका निर्माण आरबीसी का निर्माण भ्रूण अवस्था में कहाँ होता है? तो लीवर में। और वैसा निर्माण कहाँ होता है आरबीसी का? तो बोन मैरो में। तो आगे बढ़ते हैं। तो रेड ब्लड सेल को समझते हैं। खराब हुई आरबीसी प्लीहा में जाकर नष्ट हो जाती है। और अभी हमने बताया प्लीहा कहाँ होता है, तो प्लीहा है, तो यहाँ पर उसकी आरबीसी की मृत्यु हो जाती है यहाँ, ये प्लीहा है यहाँ पर। तो खराब हुई आरबीसी प्लीहा में जाकर नष्ट हो जाती हैं, इसलिए इसे आरबीसी की कब्र कहते हैं। आरबीसी की कब्र क्या है? प्लीहा। इसे ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी भी कहते हैं, तो इसे ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी कहते हैं। आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। आरबीसी में, रेड ब्लड सेल में केंद्रक नहीं होता है, लाल रक्त कणिकाओं में केंद्रक नहीं होता है, लेकिन इसके अपवाद हैं। तो अपवाद समझते हैं। ऊंट एवं लामा प्रजाति के जीवों की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। सिर्फ इसके अपवाद दो ही हैं, क्या? ऊंट और लामा प्रजाति के जीवों में आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, और किसी में भी केंद्रक नहीं पाया जाता है। आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता सिर्फ इन दो प्रजातियों को छोड़कर। तो इसके अपवाद क्या है? ऊंट और लामा प्रजाति, इनमें केंद्रक पाया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। तो अब आरबीसी को फिर से जानते हैं पूरा डिटेल में। तो एक स्वस्थ पुरुष में आरबीसी 45 से 55 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती हैं। एक स्वस्थ पुरुष में आरबीसी 45 से 55 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती हैं, और महिलाओं में 40 से 45 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती हैं। तो पुरुषों में आरबीसी कितनी होती हैं? 45 से 55 लाख, और महिलाओं में 40 से 45 लाख। तो आरबीसी का मुख्य कार्य ऑक्सीजन का परिवहन होता है, जिसके लिए इसमें हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। तो आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन करना, जिसके लिए इनमें हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। ऑक्सीजन का परिवहन करने के लिए क्या जरूरी है? हीमोग्लोबिन। तो आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। तो रक्त का रंग लाल क्यों होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। तो हीमोग्लोबिन दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। हीमोग्लोबिन दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, हेमेटिन और ग्लोबिन। तो हेमेटिन की वजह से रक्त लाल रंग का होता है। तो इन्हें अब आगे हेमेटिन और ग्लोबिन को समझते हैं। तो हीमोग्लोबिन दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, हेमेटिन और ग्लोबिन से। तो यह लोहे तत्व, हेमेटिन में क्या पाया जाता है? लोहे। तो यह हेमेटिन, यह लोहे तत्व होता है, जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। तो रक्त का लाल रंग क्यों होता है? हेमेटिन की वजह से। तो ग्लोबिन क्या है? और ग्लोबिन को समझते हैं। यह एक प्रोटीन होता है जो कि ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड
को शरीर के विभिन्न भागों तक लाने व ले जाने का कार्य करता है। यह एक प्रोटीन होता है जो कि ऑक्सीजन और एवं CO2 को शरीर के विभिन्न भागों तक लाने व ले जाने का कार्य करता है। तो आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं। तो मनुष्य का लाल रंग, खून का लाल रंग क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण या हेमेटिन के कारण। तो परीक्षाओं में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है। कॉकरोच में सफ़ेद रंग का रक्त होता है। तो याद रख लेना, कॉकरोच में कैसा रंग होता है खून का? तो सफ़ेद। कॉकरोच के खून का रक्त का रंग कैसा होता है? सफ़ेद। कॉकरोच में सफ़ेद रंग का रक्त होता है। किस वजह से होता है? हेमोलिम्फ के कारण कॉकरोच का खून का रंग सफ़ेद होता है। हेमोलिम्फ के कारण कॉकरोच में सफ़ेद रंग का रक्त होता है और मनुष्य में हीमोग्लोबिन के कारण होता है। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। ऑक्टोपस में नीले रंग का रक्त होता है। तो हेमोसाइनिन की वजह से ऑक्टोपस में नीले रंग का रक्त होता है। हेमोसाइनिन की वजह से ऑक्टोपस में नीले रंग का रक्त होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो याद रख लेना, परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि कैसा लग रहा है, बताएं ज़रूर। तो आगे बढ़िए। रेड ब्लड सेल को तो रक्त में RBC नष्ट होना हीमोलाइसिस कहलाता है। तो रक्त में RBC नष्ट होना क्या कहलाता है? हीमोलाइसिस। रक्त में RBC जब नष्ट हो जाती हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं? हीमोलाइसिस। सोते समय RBC की संख्या 5% कम हो जाती है। ऊंचाई पर जाने पर RBC की संख्या 30% बढ़ जाती है। तो RBC की संख्या को समझते हैं। अगर RBC की संख्या घट जाए तो एनीमिया रोग हो जाता है। लोहे आयस्क की कमी से खून की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? एनीमिया। अगर RBC की संख्या घट जाए तो क्या होगा? एनीमिया। RBC की संख्या बढ़ जाए तो क्या होगा? पॉलीसाइथीमिया। अगर RBC बढ़ जाए तो पॉलीसाइथीमिया रोग हो जाता है। ऊंचाई पर जाने पर गर्भधारण के समय त्वचा पर धब्बे बन जाते हैं। ऊंचाई पर जाने पर गर्भधारण के समय त्वचा पर धब्बे बन जाते हैं। तो ये दो रोग कमी के कारण होते हैं और यहाँ पर आगे समझते हैं। और अगले रोग, तो थैलेसीमिया रोग बच्चों को माता पिता के आनुवांशिक तौर पर मिलने वाला रक्त रोग है। तो थैलेसीमिया क्या है? बच्चों को आनुवांशिक तौर पर माता पिता से रोग होता है, यह वाला थैलेसीमिया। तो बच्चों को माता पिता से आनुवांशिक तौर पर मिलने वाला रक्त रोग है। इस रोग में होने पर शरीर की हीमोग्लोबिन निर्माण प्रक्रिया में गड़बड़ी हो जाती है, जिसके कारण रक्त क्षीणता, खून की कमी के लक्षण प्रकट होते हैं। इसकी पहचान 3 माह की आयु के बाद ही होती है। इसमें रोगी बच्चों के शरीर में रक्त की भारी कमी होने लगती है, जिसके कारण उसे बार बार बाहरी खून चढ़ाने की आवश्यकता होती है। तो थैलेसीमिया
बच्चों के माता पिता की अनुवांशिक तौर पर बच्चों को ये बीमारी हो जाती है और इसमें बहुत ही खून की कमी होती है, तो बाहरी खून चढ़ाना पड़ता है। तो यह थैलेसीमिया रक्त की कमी के कारण होता है। यह अनुवांशिक बीमारी है। तो आगे बढ़ते हैं, WBC को समझते हैं। WBC का वैज्ञानिक नाम है ल्यूकोसाइट। तो WBC का वैज्ञानिक नाम क्या है? ल्यूकोसाइट। श्वेत रक्त कणिकाओं का वैज्ञानिक नाम है ल्यूकोसाइट। इसका निर्माण होता है अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में इसका निर्माण होता है और मृत्यु रक्त में ही हो जाती है। इसकी रक्त में मृत्यु हो जाती है। जीवन काल इसका क्या है? 2 से 4 दिन कहीं कहीं लिखा आता है और 13 से 20 दिन। तो ऑप्शन देखकर आपको लगाना है। जीवन काल कई बार पूछ लेता है एग्जाम में। तो WBC का जीवन काल 2 से 4 दिन या 13 से 20 दिन है और WBC में केंद्रक अनुपस्थित है। WBC में केंद्रक अनुपस्थित है। WBC में केंद्रक उपस्थित है, तो ये ध्यान रखना है। RBC में केंद्रक अनुपस्थित था और WBC में केंद्रक उपस्थित है। तो इनकी संख्या 8000 से 10,000 के बीच है। WBC की संख्या कितनी है? 10,000 से 8,000 के बीच, 8,000 से 10,000 के बीच है। और इनका WBC का कार्य समझते हैं। तो यह हमारे शरीर में प्रतिरक्षीय तंत्र, इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत बनाती हैं एवं रोगों से सुरक्षा प्रदान करती हैं। तो WBC का कार्य है इम्यूनिटी सिस्टम को तगड़ा करना और रोगों से सुरक्षा प्रदान करना। यह जीवाणुओं को नष्ट करती हैं, इसलिए इसे शरीर की रक्षा एवं रक्त का पुलिसमैन कहते हैं। जीवाणु को नष्ट करती हैं और इसलिए इसे शरीर का रक्षक एवं पुलिसमैन कहते हैं। तो कई बार पूछ लेता है कि शरीर का रक्षक या पुलिसमैन कौन है? तो WBC है। आगे बढ़ते हैं। तो श्वेत रुधिर कणिकाएं 2 प्रकार की होती हैं। WBC 2 प्रकार की होती हैं, कणिका युक्त और अकणिका युक्त। तो कणिका युक्त और अकणिका युक्त। तो कणिका युक्त को समझते हैं। कणिका युक्त को समझते हैं अभी। तो ग्रेनुलोसाइट्स को समझते हैं। तो न्यूट्रोसाइट सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। यह बेसिलोफिल्स सबसे कम मात्रा में और यूसिनोफिल्स। तो यूसिनोफिल्स कणिका युक्त 3 प्रकार की है, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, यूसिनोफिल्स। अकणिका युक्त 2 प्रकार की हैं, तो मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। तो मोनोसाइट्स सबसे बड़ी WBC है और लिम्फोसाइट्स सबसे छोटी WBC है। तो इन्हें एक एक करके आगे समझते हैं। तो आपको अभी हमने बताया, तो ये मोनोसाइट्स यूनोसोफिल्स, बेसिलोफिल्स और ये लिम्फोसाइट्स और न्यूट्रोफिल्स। तो ये पांचों देख लीजिए आपने। अब इन्हें समझते हैं आगे। तो न्यूट्रोफिल्स का स्ट्रक्चर देखा अभी, न्यूट्रोफिल्स का स्ट्रक्चर भी देखा और बेसोफिल्स, आइसोफिल्स का स्ट्रक्चर देखा, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट का स्ट्रक्चर भी देखा अभी। तो इनको आप एक एक करके समझते हैं। कणिका युक्त और अकणिका युक्त को, ये दोनों को डिटेल में समझेंगे अब। तो आगे बढ़ते हैं। तो कणिका युक्त को समझते हैं।
न्यूट्रोफिल्स संख्या में सर्वाधिक होती है 65%। कणिका युक्त में सबसे ज़्यादा भाग किसका है? न्यूट्रोफिल्स का 65%। यह बाहर से आने वाले जीवाणुओं पर सबसे पहले आक्रमण करती है और शरीर की रक्षा करती है। तो बाहर से जो भी बैक्टीरिया आएगा उस पर न्यूट्रोफिल्स सबसे पहले आक्रमण कर देगी, ठीक। और इसके यह 65% शरीर में पाया जाता है। न्यूट्रोफिल्स की संख्या सबसे अधिक है 65%। बेसोफिल्स सबसे कम संख्या में होती है, यह 1%। और यह हमारे शरीर को एलर्जी से बचाती है। तो बेसोफिल्स हमको एलर्जी से बचाती है, ठीक। यूसोनोफिल्स ये WBC में है, कणिकायुक्त और कणिकायुक्त पढ़ रही है अभी। तो इसमें यूसोनोफिल्स परजीवी प्रोटोजोआ के संक्रमण से सुरक्षा करती है। तो यूसोनोफिल्स परजीवियों से सुरक्षा करती है और त्वचा के संक्रमण के समय इनकी संख्या में वृद्धि होती है, जिससे तो त्वचा ठीक हो जाती है। यूसोनोफिल्स। अब आगे बढ़ते हैं और आकड़िकायुक्त को समझते हैं। तो आकड़िकायुक्त में दो प्रकार हैं, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। तो मोनोसाइट्स को समझते हैं। मोनोसाइट्स सबसे बड़ी आकार की WBC होती है। मोनोसाइट्स सबसे बड़ी आकार की WBC है और घाव भरने में मदद करती है। तो मोनोसाइट्स के दो कार्य हैं, यह एक कार्य है। तो मोनोसाइट सबसे बड़ी आकार की WBC है और दूसरा कार्य है मोनोसाइट्स का घाव भरने में मदद करती है। लिम्फोसाइट्स को समझते हैं हम। तो सबसे छोटे आकार की WBC है, यह मेमोरी सेल का निर्माण करती है। तो मेमोरी सेल का निर्माण कौन करता है? लिम्फोसाइट्स। ये कई बार पूछा गया है परीक्षाओं में, तो महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। रक्त बिंबाणु। तो प्लेटलेट्स को समझते हैं। RBC WBC को समझा, अब प्लेटलेट्स को समझते हैं। तो प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट। प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट्स। ये स्ट्रक्चर है प्लेटलेट्स का और वैज्ञानिक नाम थ्रोम्बोसाइट्स है। निर्माण अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में होता है। मृत्यु कहाँ होती है? प्लीहा में। स्ट्रक्चर में दिखाया था प्लीहा कहाँ होता है। और केंद्रक नहीं पाया जाता है प्लेटलेट्स में। जीवन काल 3 से 5 दिन का है प्लेटलेट्स का। प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना है? 3 से 5 दिन का। कार्य रक्त का थक्का जमाने में मदद करना। तो कौन प्लेटलेट्स रक्त के थक्के जमाने में मदद करती है? और प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट। प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक नाम है। और निर्माण अस्थि मज्जा में, मृत्यु प्लीहा में, केंद्रक अनुपस्थित, केंद्रक नहीं पाया जाता। जीवन काल 3 से 5 दिन का। कार्य क्या है इसका? रक्त का थक्का जमाने में मदद करना। प्लेटलेट्स केवल स्तनधारियों में पाया जाता है। तो स्तनधारी कौन कहलाते हैं? जो बच्चों को जन्म देते हैं और दूध पिलाते हैं, तो उन्हें स्तनधारी कहते हैं। और स्तनधारियों में प्लेटलेट्स पाई जाती है। प्लेटलेट्स केवल स्तनधारियों में पाया जाता है और किसी में नहीं। तो सामान्य व्यक्ति की प्लेटलेट्स 1.5 लाख से 4.5 लाख प्रति माइक्रोलीटर होती है। सामान्य व्यक्ति की प्लेटलेट्स 1.5 लाख से 4.5 लाख प्रति माइक्रोलीटर। डेंगू बुखार में प्लेटलेट्स की संख्या तेजी से कम हो जाती है। तो सामान्य व्यक्ति की प्लेटलेट्स 1.5 लाख से 4.5 लाख प्रति माइक्रोलीटर होती है। तो एक सामान्य व्यक्ति में प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होती है? तो 1.5 लाख से 4.5 लाख के बीच प्लेटलेट्स पाई जाती हैं।
और डेंगू बुखार में प्लेटलेट्स की संख्या तेजी से कम हो जाती है। तो उन्हें आगे बढ़ते हैं। रक्त विमाणु से संबंधित बीमारियां। प्लेटलेट्स रक्त विमाणु से संबंधित बीमारियां। तो प्लेटलेट्स की कमी से बीमारी कौन कौन सी होती है वो समझते हैं। हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया अनुवांशिक रोग है जिसमें शरीर के बाहर बहता हुआ रक्त जमता नहीं है। तो हीमोफीलिया बीमारी कैसी है? हीमोफीलिया अनुवांशिक रोग है जिसमें शरीर के बाहर बहता हुआ रक्त जमता नहीं है। इसके कारण चोट या दुर्घटना में यह जानलेवा साबित होता है क्योंकि रक्त का बहना जल्द ही बंद नहीं होता है। हीमोफीलिया को रॉयल डिजीज के रूप में भी जाना जाता है। तो हीमोफीलिया कौन सी बीमारी? अनुवांशिक रोग है। इसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है और प्लेटलेट्स की कमी के कारण होती है यह हीमोफीलिया, और अनुवांशिक बीमारी है। हीमोफीलिया को अन्य नाम क्या है? रॉयल डिसीज के रूप में जाना जाता है। तो रॉयल बीमारी भी कहा जाता है। हीमोफीलिया को रॉयल बीमारी कहा जाता है, मतलब ये अनुवांशिक है तो इसे रॉयल बीमारी कहा जाता है। हीमोफीलिया अनुवांशिक रोग है जिसमें शरीर के बाहर बहता हुआ रक्त जमता नहीं है। इसके कारण चोट या दुर्घटना में यह जानलेवा साबित होती है क्योंकि रक्त का बहना जल्द ही बंद नहीं होता। हीमोफीलिया को रॉयल बीमारी कहा जाता है। तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। तो जैसे रॉयल बीमारी से क्यों कहा गया है? जैसे ये कोई राजघराना है तो इन्हें हीमोफीलिया हुआ, तो इनसे इनके लड़के को हुआ। अब इनसे इनके जो भी लड़के या इनके ये कोई रानी है तो इनसे किसको हुआ? हीमोफीलिया इनको। इनसे इनको हुआ और इनसे इन दोनों इसके 3 पुत्र हुए, इन तीनों को हो गया। अब इनके जो भी संतान हुए तो इन सभी को हीमोफीलिया हो गया, तो इसलिए उसे रॉयल बीमारी कहा जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। रक्त का वह घटक रक्त वाहिकाओं में इसके थक्के को बनाने से रोकता है। हेपरिन। रक्त का वह घटक रक्त वाहिकाओं में इसके थक्के को बनाने से रोकता है। कौन? हेपरिन। संख्या आरबीसी, फिर प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी। आकार डब्ल्यूबीसी का बड़ा है, तो संख्या में सबसे अधिक कौन है? आरबीसी, और इसके बाद प्लेटलेट्स और फिर डब्ल्यूबीसी। तो संख्या में सबसे अधिक पहले कौन है? तो सबसे ज़्यादा संख्या किसकी है? आरबीसी की, फिर प्लेटलेट्स की, फिर इसके बाद डब्ल्यूबीसी की। आकार सबसे बड़ा किसका है? तो सबसे बड़ा आकार है डब्ल्यूबीसी का, फिर इसके बाद प्लेटलेट्स का आकार बड़ा है और सबसे छोटा आकार है आरबीसी का। तो इनका अनुपात क्या बनता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का अनुपात क्या बनता है? 600:1:40। रक्त का वह घटक रक्त वाहिकाओं में इसके थक्के को बनने से कौन रोकता है? रक्त में बनने वाले थक्के को कौन रोकता है? हेपरिन। तो ये समझा अभी, और आगे बढ़ते हैं। जब कि रक्त का थक्का बनना क्या होता है इसे समझते हैं। जब किसी कटे हुए भाग में रक्त बाहर निकलता है तब यह जेली के रूप में कुछ ही मिनटों में जम जाता है। इसे रक्त का थक्का या ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। तो 2-3 मिनट में, जैसे किसी को कहीं घाव लग गया तो 2-3 मिनट में वह रक्त का थक्का जम जाता है, तो उसे
ब्लड क्लॉटिंग या रक्त का थक्का कहते हैं। तो इसे समझते हैं अब। तो रक्त का थक्का बनता कैसे है इसे समझते हैं। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोटीन बाहर निकलता है जब खून, तब यह थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोटीन क्रिया करके कैल्शियम से क्रिया करता है। थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोटीन रक्त जब बाहर निकलता है तब यह कैल्शियम से क्रिया करता है और थ्रोम्बोबिन के साथ मिलकर थ्रोम्बिन बन जाता है। थ्रोम्बोबिन से क्या बन जाता है, क्रिया करके इनसे थ्रोम्बिन। तो थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन ये दोनों क्रिया करके फिब्रिन बन जाते हैं और फिब्रिन रक्त रुधिर अणुओं से मिलकर रक्त का थक्का जमा देती है। तो आपने समझा, आगे बढ़ते हैं अब। तो डायग्राम की सहायता से भी समझ लेते हैं। तो जब रक्त बाहर निकलता है तो ये जाल सा जम जाता है और रक्त का थक्का रुक जाता है। ये फिब्रिन है। ये जाल सा दिख रहा है, ये फिब्रिन है और फिब्रिन ही रक्त का थक्का जमा देता है। तो आगे बढ़ते हैं, अब प्रीवियस क्वेश्चन देखते हैं। तो एक वयस्क मनुष्य में औसतन कितना रक्त होता है। तो एक वयस्क मनुष्य में औसतन कितना रक्त होता है, तो उसका ऑप्शन नंबर ए 2 से 3 लीटर, बी 3 से 4 लीटर, 4 से 5 लीटर और डी 5 से 6 लीटर। तो उसका ऑप्शन नंबर डी है, 5 से 6 लीटर एक वयस्क मनुष्य में औसतन रक्त पाया जाता है। सोते वक्त मनुष्य का आरबीसी कितने प्रतिशत कम हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए 2%, बी 3%, सी 4% और डी 5%। तो इसका ऑप्शन नंबर डी 5% है। मानव रक्त का पीएच मान क्या होता है। तो 7.2, ऑप्शन नंबर बी 7.8, ऑप्शन नंबर सी 6.6, ऑप्शन नंबर डी 7.7। तो इसका सही उत्तर है मनुष्य का पीएच मान कितना होता है। मानव रक्त का पीएच मान 7.4, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। मानव रक्त में कोशिकीय अंश का कितना प्रतिशत प्लाज्मा है। तो ऑप्शन नंबर ए 63, ऑप्शन नंबर बी 55%, ऑप्शन नंबर सी 45%, ऑप्शन नंबर डी 83%। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। मानव रक्त में कोशिकीय अंश का कितने प्रतिशत प्लाज्मा होता है। तो 55% प्लाज्मा होता है। एक हल्के पीले रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ जो रक्त के आयतन का लगभग 55% होता है, तो वो क्या है, प्रद्रव्य, प्लाज्मा या प्लेटलेट्स। ऑप्शन नंबर सी रक्त समूह, ऑप्शन नंबर डी लाल रक्त कणिका कोशिका। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए प्लाज्मा। 55% क्या है, प्लाज्मा या प्राद्रव्य है। प्राद्रव्य प्लाज्मा है। लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए शरीर का कौन सा अंग जिम्मेदार है। लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए शरीर का कौन सा अंग जिम्मेदार है। तो अस्थि मज्जा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी हृदय, ऑप्शन नंबर सी मस्तिष्क, ऑप्शन नंबर डी फेफड़ा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए अस्थि मज्जा। आगे बढ़ते हैं। लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल लगभग कितने समय का होता है। तो ऑप्शन नंबर ए 100 से 120 दिन, ऑप्शन नंबर बी 100 से 120 दिन, ऑप्शन नंबर सी 160 से 180 दिन, ऑप्शन नंबर डी 150 से 200 दिन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 100 से 120 दिन। रेड ब्लड सेल का जीवन काल क्या है।
100 से 120 दिन। बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं का ऑप्शन नंबर ए है का आकार बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर बी आकार छोटा हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी की संख्या में बढ़ जाती हैं। ऑप्शन नंबर डी संख्या में घट जाती हैं। बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं ऑप्शन नंबर सी की संख्या में बढ़ जाती हैं। तो बहुत ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी में वृद्धि हो जाती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी की संख्या में बढ़ जाती हैं। अब श्वेत रक्त कोशिकाएं, डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है ऑक्सीजन पहुंचाना। ऑप्शन नंबर बी संक्रमण से लड़ना। ऑप्शन नंबर सी रक्त का थक्का जमाना। ऑप्शन नंबर डी रक्त को लाल रंग प्रदान करना। तो इसका सही उत्तर है संक्रमण से लड़ना। डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है? संक्रमण से लड़ना। सबसे बड़ा श्वेत रुधिर है तो लिम्फोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट, मोनोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट्स। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी मोनोसाइट्स। सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु कौन है? मोनोसाइट्स। रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? तो ऑप्शन नंबर ए मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम, ऑप्शन नंबर बी आयरन, ऑप्शन नंबर डी सी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम की मुख्य भूमिका होती है। तो आज की इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, किसके मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए फाइब्रिन, ऑप्शन नंबर बी प्लाज्मा, ऑप्शन नंबर सी हीमोग्लोबिन, ऑप्शन नंबर डी हेपरिन। तो किसके मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हेपरिन के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ब्लड ग्रुप की क्लास लेंगे अगली क्लास। और अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक सब्सक्राइब करें, कमेंट करें कैसा लगा। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।